हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और मैं आर के गोंड सर आप लोगों को आज डेली करंट अफेयर्स में 6 फरवरी का बताने वाला हूं। मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं रेगुलरली क्लास नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन मेरी तरफ से लापरवाही बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन इसी में किसी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ आपका क्लास लेने का। तो हम बिना देर के चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कि भारत और किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है कहाँ पे? आसाम में। आसाम का जो मीसामरी है ना, वहाँ पे ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे? आसाम के मीसामरी में। अब अगर बात किया जाए कि ये सबसे पहले शुरुआत कब हुआ था, तो ये शुरू हुआ था सबसे पहले 2011 में। कब शुरू हुआ था? 2011 में शुरू हुआ था। और ये हर साल यानी कि एनुअली किया जाता है। क्या किया जाता है? एनुअली किया जाता है। एक बार अगर ये किर्गिस्तान में हो गया तो अगली बार कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। तो लास्ट टाइम ये किर्गिस्तान में हुआ था, इसलिए इस बार कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। इंडिया में कहाँ पे? आसाम में हो रहा है। ये आपसे पूछा जाएगा कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि लास्ट टाइम कहाँ पे हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, किर्गिस्तान में हुआ था। ठीक है। अगर बात किया जाए कि कब से कब तक होगा, तो ये भाई साहब 14 दिनों का चलने वाला है। 14 दिनों में 4 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी तक ये चलने वाला है। तो ये ऑलरेडी क्या हो रखा है? ये स्टार्ट हो रखा है। इसमें कौन कौन सी यूनिट है जो भाग लेने वाली है? तो पैराशूट रेजिमेंट जो है वो भाग लेने वाला है। और किर्गिस्तान की तरफ से आ रहा है स्कॉर्पियन ब्रिगेड। तो ये क्या करने वाला है? इसमें भाग लेने वाला है। आपसे पूछा जाएगा कि जो फोकस एरिया है वो कौन सा है? तो फोकस एरिया ये है कि जो यूएन है ना, यूएन का जो जन आदेश के तहत जो शहरी युद्ध होते हैं यानी कि अर्बन वारफेयर होते हैं, और वो आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान होते हैं, उनके बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी को क्या करना है? बढ़ाना है। ये इसका क्या है? मेन फोकस एरिया है। प्रशिक्षण कौशल की बात करें, यानी कि इसमें कौन कौन सा जो स्किल है ना वो कवर किए जाएंगे। तो इसमें स्नाइपिंग, रूम इंटरवेशनर, बिल्डिंग क्लियरेंस, माउंटेन क्राफ्ट जैसे जो उन्नत कौशल है ना, उनका यहाँ पे क्या किया जाएगा? इसमें अभ्यास किया जाएगा। मैं आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये कब शुरू हुआ था। तो 2011 में शुरू हुआ था। और ये क्या है कि एनुअली होता है। 2025 वाला जो है 12वां संस्करण कहाँ पे हुआ था? वो किर्गिस्तान में। सर और भी देश है क्या जिनके साथ एक्सरसाइजें होती है? तो जो किर्गिस्तान के अगल बगल वाले जो देश है, मैं उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे अगर कजाकिस्तान है ना, तो कजाकिस्तान के साथ भारत जो है ना, वो कजिंद, कौन सा एक्सरसाइज है? कजिंद करता है। पहले इसे प्रबल डोस्टिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज होकर के क्या हो गया? कजिंद। अगला और अगर देखें तो डस्टलिक, ये किसके साथ होता है? डस्टलिक का अभ्यास किसके साथ होता है? ये होता है उज्बेकिस्तान के साथ। नोमडिक एलिफेंट, ये किसके साथ होता है? ये भारत और मंगोलिया के साथ होता है। किसके साथ? भारत और मंगोलिया के साथ। कौन सा होता है? नोमडिक एलिफेंट। अगला सवाल है कि एनएसओ, एनएसओ जो कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, ने किस अवधि के लिए देशव्यापी प्रवासन सर्वेक्षण यानी कि माइग्रेशन पर यह सर्वे करने की घोषणा कर चुका है? तो आपका ऑप्शन बी सही है कि जुलाई 2026 से लेकर के जून 2027 तक ये क्या करने वाला है? ये देशव्यापी यानी कि प्रवासन सर्वेक्षण जो है वो घोषणा करेगा, जुलाई 2026 से जून 2027 तक की अवधि का। इसके बारे में अगर आप देखें तो जो एनएसओ है, ये एनएसओ बहुत सारे डाटा निकालता है, जैसे जीडीपी से संबंधित भी, और ग्रोथ रेट भी बताता है। ये सारे आंकड़े निकालता है। ये बेरोजगारी पर भी आंकड़े निकालता है। तो बहुत सारे आंकड़े निकालता है, लेकिन उसमें से एक जो मेन आंकड़ा है उसकी बात की जा रही है कि ये माइग्रेशन पे निकाल रहा है। ये देखना चाह रहा है। अब कहो कि सर माइग्रेशन होता क्या है? सबसे पहले तो ये समझा दो कि माइग्रेशन क्या होता है, प्रवास क्या होता है। भाई ये मान लो एक जगह है और ये दूसरी जगह है। यहाँ से आपका उठ करके यहाँ पे चले आना, या तो आप यहाँ से टेम्पररी जाओ या परमानेंट जाओ। ये दोनों क्या कहलाएगा? ये प्रवास कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? ये प्रवास कहलाएगा। तो जब यहाँ से बंदा जा रहा है तो ये जानना चाहता है, एनएसओ जानना चाहता है
कि भाई जो यहाँ से व्यक्ति जा रहा है वो व्यक्ति कौन है, हु, कौन है, कहाँ पे जा रहा है, मतलब कौन से प्लेस पे जा रहा है, ठीक है, कौन से प्लेस पे वो जा रहा है। और ये भी जानना चाह रहा है कि क्यों जा रहा है, वाई। पहले बात कि कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है, रीजन क्या है, ये सब चीज़ें ये जानना चाहता है कौन, एनएसओ। तो जो अधिकारी है ना वो जाएंगे, घर घर पे जाएंगे और वो आपसे पूछेंगे कि आपके घर में कौन कौन है। आप बताएंगे कि मेरे घर में ये है, तो बोलेंगे कि उसमें भी फिर आपसे वो पूछेगा कि इतने लोग हैं तो इतने लोगों में से ये कहाँ पे हैं, क्या करते हैं, सब चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, सब डाटा लिया जाएगा और उसी के आधार पे ये सारी चीज़ें की जाएगी। क्योंकि ये सब चीज़ें एग्जैक्ट डेटा जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर एग्जैक्ट डेटा है तो अगर आप कोई जैसे मान लीजिए कि अगर योजना बना रहे तो उसमें क्या होता है, उसमें ये काफ़ी हद तक क्या होंगे, ये सहायक होंगे। और अगर कोई चीज़ें होती है या कोई योजना भी आती है या कुछ भी करना होता है तो हमारे पास जो है एग्जैक्ट आंकड़ा रहता है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं कि इतना लोग हैं और ऐसे ऐसे किया जाए तो ये सही से लागू हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ इसके बारे में अगर खास बातें देखेंगे तो जो समय सीमा आपको मैंने बता दिया कि समय सीमा क्या है। उद्देश्य जो है प्रवासन दर, अल्पकालिक प्रवासन और प्रवासन के जो कारण है उनके सटीक डेटा को जुटाना है, मैंने ये भी बता दिया आपको। परिभाषा की बात किया जाए तो कब मानेंगे कि ये वो है प्रवासन, कब मानेंगे, तो कम से कम अगर 6 महीना या उससे अधिक के लिए अगर व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह रहता है तो उसको हम प्रवासन की श्रेणी में लेकर के आ जाएंगे। महत्व तो क्या है इसका, जैसे शहरी नियोजन या आवास नीति होती है या सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कोई योजना हो या सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कोई बात हो तो उसके उसमें भी ये क्या होता है, निर्णायक होता है। लास्ट टाइम जो होता है ना वो पीरियड लेबर फोर्स सर्वे एक हुआ था। इसमें भी जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है ना, इसमें भी इसका मतलब डाटा मिलता है आपको कि प्रवासन कितना हुआ है, ये डाटा भी इसमें मिलता है, ठीक है। लेकिन इसको भी कौन निकालता है, इसको भी एनएसओ ही निकालता है। तो जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2020 और 21 हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, उसमें बताया गया कि जितना भी जनसंख्या उसमें उस जनसंख्या में से 28.9% ऐसे हैं जो प्रवास कर रहे हैं, यानी कि अपनी जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पे जा रहे हैं। और प्रवास कैसा भी हो सकता है, एक ऐसा होता है कि डोमेस्टिक होता है और एक ऐसा हो सकता है कि वो इंटरनेशनली हो, ठीक है। तो कैसा भी प्रवास हो सकता है, या राज्य के अंदर प्रवास हो सकता है या एक राज्य से दूसरे राज्य के भीतर प्रवास हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि एक देश से दूसरे देश में प्रवास हो सकता है, ठीक है। तो जो 28.9% ये कुल प्रवास हुआ था उसमें से 47.9% तो ऐसे थे जो महिलाएं थी, ठीक है। और 10.7% क्या थे, पुरुष थे। और अगर 47.9% अगर महिलाएं थी तो इसमें से जो मैक्सिमम महिलाएं थे उनका रीजन क्या था, उनका रीजन था विवाह। यानी कि जैसे नहीं होता कि लड़की अपना घर छोड़ करके तो दूसरे के घर जाती है, अपना घर छोड़ेगी तभी तो लड़के घर जाती है, सिंपल सी बात है। लेकिन बट ये क्या है, ये भी प्रवासन की श्रेणी में ही आता है। तो 86 लगभग 86.8% ऐसी महिलाएं थी वो जो विवाह की वजह से प्रवास की थी। और जो पुरुष 10.7% पुरुष थे ये प्रवास मतलब माइग्रेंट हुए थे। तो माइग्रेशन में क्या था कि ये रोजगार की वजह से ही माइग्रेट हुए थे। ये कौन आंकड़ा दिया है, ये आंकड़ा दिया है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस जो है उसने। ये कौन कौन से आंकड़े जारी करता है, तो पीएलएफएस मैंने आपको बता दिया कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यही जारी करता है। जीडीपी से रिलेटेड सर्वे यही जारी करता है। सीपीआई जो खुदरा महंगाई दर होता है, इन्फ्लेशन, ये बताने का काम यही करता है। घरेलू उपभोक्ता जो खर्च है उसको भी बताने का काम करता है। कारखाना और जो उद्योग है उनका रिपोर्ट भी यही तैयार करता है। किसान और आय, किसानों की आय और स्थिति का जो आकलन होता है वो भी कौन करता है, यही करता है।
अगला सवाल है, ये एक सवाल जो है वो टेक्नोलॉजी से संबंधित है, यानी कि एरोस्पेस से संबंधित है। तो क्या खास हुआ है? खास ये हुआ कि हेवन नाम का एक ना आईएसएस है, तो उसको किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो वेस्ट वास्ट स्पेस है ना, एक कंपनी है, इसने इसको क्या किया है, विकसित किया है। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, ये आईएसएस, यानी कि आप आईएसएस इसको ना बोल करके स्पेस स्टेशन बोलिए, स्पेस स्टेशन। ये जो स्पेस स्पेस स्टेशन है क्या भाई? स्पेस स्टेशन का मतलब है कि चलता फिरता घर, चलता फिरता घर। लेकिन ये घर कहाँ चलता फिरता रहेगा? ये चलता फिरता रहेगा अंतरिक्ष में। तो ऐसा घर जो अंतरिक्ष में चलता फिरता है उसको क्या बोलते हैं? स्पेस स्टेशन। तो ये स्पेस स्टेशन क्या है ये? तो जो वास्ट स्पेस है ना, इसने बोला कि हम मार्च 2027 तक क्या करेंगे, मार्च 2027 तक एक स्पेस स्टेशन हम भेज देंगे। स्पेस स्टेशन हम क्या करेंगे, भेज देंगे। और ये जो स्पेस स्टेशन है ना, ये एकल है, मतलब इसको अलग ऐसा नहीं करना है कि इसके लिए बार बार पुर्जा जो है वो अंतरिक्ष में भेजना है, फिर अंतरिक्ष में जा करके इसे जोड़ा जाएगा, नहीं। ये जैसे है वैसे ही यहाँ से इसको प्रक्षेपित कर दिया जाएगा, और ये जा करके जो पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट है, वहाँ पर जाएगा और ये चक्कर लगाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसको लेकर जाने का काम कौन करेगा? तो जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स है उसका वही स्पेस एक्स जो है इसको क्या करेगा, प्रक्षेपित करेगा। ठीक है। हेवन क्या है? हाँ, हेवन जो है ना वो दुनिया का पहला निजी मतलब प्राइवेट कमर्शियल अंतरिक्ष स्टेशन होगा। अभी आपको मालूम है कि हमारे पास केवल आईएसएस करके स्पेस स्टेशन है, जो कि अभी भी ये काम कर रहा है, लेकिन 2030 में ये क्या होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है, यानी कि इसका काम खत्म हो जाएगा। तो इसका एक आप ये कह लीजिए कि सलूशन के तौर पे एक दूसरा आईएसएस भेजा जा रहा है जिसका नाम है हेवन वन। और इसे अमेरिकी जो ये एरोस्पेस की कंपनी की है, वास्ट स्पेस, उसने इसको बना करके भेजा है। तो 2030 में ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या काम करना करेगा, ये स्टार्ट अपना मतलब एक काम करना ये स्टार्ट कर देगा तब तक। किस लिए बनाया गया? क्योंकि यहाँ पर लोग जाएंगे, और लोग जाने के बाद ना, लोग जाएंगे यहाँ पर, लोग जाएंगे और लोग शोध करेंगे, यहाँ पे रिसर्च करेंगे। ठीक है। लेकिन शुरू में जब ये जाएगा तो शुरू में इसके साथ एक जो स्पेस एक्स का कैप्सूल है ना, वो इसके साथ लगा रहेगा, कि यानी कि जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो डायरेक्ट इसके साथ स्पेस एक्स का जो कैप्सूल है उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे, यानी कि यहाँ पे अपना वो करेंगे, रिसर्च करेंगे एक साथ रह करके। अगर हम देखें कि स्पेस एक्स की भूमिका क्या है, तो इसको लॉन्च करने के लिए फाल्कन जो 9 है ना, इस रॉकेट का यूज किया जाएगा। और जो ड्रैगन कैप्सूल है, इसमें जो यात्री है वो क्या होंगे, भर करके जाएंगे। आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा कि ये होता है रॉकेट, और रॉकेट जो होता है, रॉकेट केवल लेकर जाने के लिए यूज होता है। आगे जो लगा रहता है इसको बोलते हैं पेलोड। और पेलोड में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे आप इसमें यात्री भी भेज सकते हैं, या सैटेलाइट कुछ भी डाल करके जो है भेजना होता है, वो कहाँ पे भेजा जाता है, इसी पेलोड में। ठीक है। तो ये जो रॉकेट है इसी का नाम क्या है, इसी का नाम फाल्कन 9 है, फाल्कन 9 है। और ये जो ऊपर वाला टोपा है, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे ड्रैगन। क्या बोलेंगे, ड्रैगन। और ये जो ड्रैगन है ना, ड्रैगन में ही क्या होंगे, जो यात्री रहेंगे वो जो यात्री हैं वो इसमें रहेंगे। लेकिन ये जो कैप्सूल है ना, कैप्सूल जो आए अभी हम भेज रहे हैं, हेवन, जो हेवन भेज रहे हैं, ये जब जाएगा तो ये इसके साथ कनेक्टेड रहेगा, शुरू में ये कनेक्टेड रहेगा। ठीक है। हेवन जो है अपनी बिजली और जो जीवन रक्षक प्रणाली है, वो उसके लिए किससे जुड़ा रहेगा, वो ड्रैगन के साथ जुड़ा रहेगा। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस अवसर पर दरांग विरासत परियोजना की घोषणा की? तो ये 516वां जो महावीर चिराराय दिवस है उस पे। इसमें क्या खास हुआ है? तो भारी निवेश किया गया है कि 50 करोड़ का वित्तीय अनुदान दिया गया है,
जिससे कि जो विरासत है राजाओं की, जो कोच राजा थे उनकी जो विरासत है उसको पुनर्जीवित किया जा सके। और इस परियोजना का जो मुख्य लक्ष्य है ना, वो दरांग के जो शाही स्थल है, स्मारक होंगे या सांस्कृतिक स्थल है, उनका पहले तो उद्धार करेंगे, यानी कि जो बिगड़ा हुआ है उसे फिर से बनाया जाएगा। और पर्यटन के दृष्टि से इसको क्या किया जाएगा, इम्पोर्टेंट किया जाएगा, यानी कि विकसित किया जाएगा। अगर विशेष अवसर की बात करते हैं तो 516वां जो है महावीर चिलराय का दिवस समारोह मनाया गया है, इसलिए इसका अनावरण किया गया है। ठीक है। यहाँ पे अगर प्रमुख स्मारक की बात करते हैं तो कार्यक्रम के दौरान ना दरंग के जो कोच राजा थे महाराज कृष्ण नारायण की 37 फुट जो ऊंची प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल फिर एक टेक्नोलॉजी से संबंधित है, साइंस से संबंधित है। ठीक है, साइंस से संबंधित है कि डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो ये सफल परीक्षण कहाँ किया है? चांदीपुर। ठीक है, चांदीपुर में एक जगह है, चांदीपुर में एक ITR करके इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज करके जगह है, वहीं पे डीआरडीओ जो है ना अपना रॉकेट का परीक्षण हमेशा वहीं पे करता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 100 अगर चीज़ें हैं तो 100 में से 97, 98, 99% जो है क्या होगा, जो टेस्ट होंगे वो कहाँ पर होंगे? वो उड़ीसा के चांदीपुर में जो ITR है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, वहाँ पे किया जाता है। अब इसका खास बात क्या है कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट ये क्या है? तो ये भाई साहब सॉलिड जो फ्यूल है ना उसका यूज करके जो मिसाइल है वो एयर टू एयर मार करेगी और ये मिसाइल अपने फुल स्पीड से जाएगी। क्या है? ये फुल स्पीड से जाएगी और जब जा रही होगी ना तो बीच में अगर चाहेंगे कि हम नहीं हम मिसाइल का जो मैनूवर है यानी कि मिसाइल है हम उसको मोड़ना चाहते हैं तो आप इसको क्या करेंगे, मोड़ेंगे और ये सटीक मुड़ेगा। जैसे आप इसको कमांड भेजेंगे तुरंत क्या होगा, मुड़ जाएगा। तो पहले क्या होता था कि पहले जैसे रॉकेट होते थे ना तो रॉकेट में एक सिलेंडर ऐसे भरा जाता था, थोड़ा सा इसमें फ्यूल भरा जाता था। ये सिलेंडर क्या था, ये ऑक्सीजन का सिलेंडर था। ठीक है, ऑक्सीजन का ये सिलेंडर था। तो ये थोड़ा सा ही फ्यूल लेके जाता था और फ्यूल क्या है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता था। लेकिन अभी क्या किया जाएगा कि अभी वाले रॉकेट में जो फ्यूल है वो तो रहेगा ही रहेगा। जहाँ पे हम लोग वो डालते थे ना, सिलेंडर डालते थे, वो पूरा किससे लेस रहेगा, वो पूरा फ्यूल से लेस रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, रैमजेट इंजन लगा है। क्या लगा है? रैमजेट इंजन। तो जैसे शुरू में इसमें क्या है ना, शुरू में एक बूस्टर लगा रहेगा। शुरू में क्या रहेगा, एक बूस्टर लगा रहेगा। तो बूस्टर किस लिए, बूस्टर क्या है कि शुरू में ना बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा ना, तो जैसे जोर लगाएंगे तो ये क्या है कि लिफ्ट होगा। जैसे लिफ्ट होगा ना तो ये जो स्पीड पकड़ेगा लगभग 3 से 6 मैक का स्पीड ये पकड़ेगा, यानी कि सुपर सोनिक ये स्पीड पकड़ेगा, सुपर सोनिक ये स्पीड पकड़ेगा। तो जैसे ये लिफ्ट करेगा ऊपर जाएगा तो वैसे जो रैम जेट इंजन है ना कि ये ऊपर, ये रैम जेट इंजन ऊपर ही चालू होगा, ये नीचे चालू नहीं हो सकता। रैम जेट इंजन का मतलब क्या है, जब ये ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे सिलेंडर रखा था और यहाँ पे ऑक्सीजन तो चाहिए लेकिन ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ये जो बूस्टर लगा है ये इसको धक्का मार करके ऊपर मिसाइल को लेके जाएगा तो ये जो रैमजेट इंजन है ये स्टार्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन ये कहाँ से लेगा, ऑक्सीजन ये वायुमंडल से लेगा। और वायुमंडल से लेकर के जो ईंधन है, एक तो ईंधन हमारे पास ज़्यादा हो गया और जो ईंधन है वो इसकी तुलना में जो पहले वाले रॉकेट थे उसकी तुलना में थोड़ा धीरे धीरे जलते हैं और ये ज़्यादा दूरी तक क्या कर सकते हैं, ज़्यादा दूरी तक ये जा सकते हैं। और इसका जो मैनूवर पावर है ना वो बहुत खतरनाक है, यानी कि आप जब चाहेंगे तब इसे मोड़ सकते हैं। तो ये है रैमजेट इंजन, यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे
यहाँ पे आपका सिलेंडर, यहाँ पे ऑक्सीडाइजर दिखा रहा है ना। तो ऑक्सीडाइजर क्या है कि ये रहता है, और फ्यूल जो होता है वो कम ही रहता है। तो ये क्या होता है कि ऑक्सीडाइजर आपको ऑक्सीजन भी भाई साहब साथ में लेके जाना पड़ रहा है। तो इसी को हटाते हुए बोला कि नहीं नहीं, हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे, ऑक्सीजन हम वायुमंडल से लेंगे। ये जो ऑक्सीडाइजर ले जाना है, ये पूरे को क्या करो, फ्यूल से बना दो। तो ये सारा क्या हो गया, फ्यूल हो गया। तो ऐसे ही करके ये चल रहा है, ठीक है। तो एसएफडीआर तकनीक क्या है, एयर ब्रीदिंग सिस्टम। मैंने आपको बता दिया कि वो जो हवा में जा करके एयर ब्रीथ कर रहा है ना, मतलब हवा को ले रहा है, उसी को एयर ब्रीदिंग सिस्टम बोल रहे हैं। ये सब कहाँ पे हुआ, तो डीआरडीओ ने किया। डीआरडीओ क्या है, डिफेंस रिसर्च के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। चांदीपुर उड़ीसा में हुआ। सॉलिड फ्यूल जो हवा से ऑक्सीजन लेकर के क्या करता है, जलाता है। लंबी दूरी यानी कि 350 किलोमीटर तक का है, और इसे BVRAAM के लिए बेस्ट बनाता है, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। इस तरीके की जो मिसाइल है, आप जो बनेगी मिसाइल, वो जो मिसाइल बनेगी वो किस पे आधारित रहेगी, ये रैमजेट इंजन पे रहेगी। ये थ्रस्ट मॉड्यूलेशन, यानी कि मिसाइल अपनी ज़रूरत के अनुसार गति को क्या है, कम और ज़्यादा भी कर सकती है। एक सवाल है सर कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया है ना, उस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है, तो पहला यूरोपीय देश बन गया है स्पेन। और मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि फ्रांस भी अपने यहाँ क्या कर चुका है, अपने यहाँ एक कानून लेके आ चुका है। वो कानून जो है, वो जो इसकी लोअर हाउस है, लोअर हाउस है, वहाँ से पास भी हो चुकी है, ये अपर के लिए भेजा गया है। तो अभी केवल ये लेके आया, एक जगह से पास हुआ, लेकिन जो स्पेन है ना, स्पेन ने पास उस करा के, और ये जो नियम है वो लागू भी हो गया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकते। अगर ऐसा होता है तो जो सोशल मीडिया का अधिकारी है वो क्या होगा, वो पनिश किया जाएगा। उसमें जैसे नहीं होता कि आपसे पूछा जाता है कि भैया आप कंफर्म कीजिए कि आप 18+ है या नहीं है, तो यहाँ पर भी वो चीज़ आएगा, 18+ का ऑप्शन आएगा। और ऐसा नहीं कि आपने उस पर क्लिक कर दिया, एक टिक लगा दिया तो वो आपका पास हो गया, ऐसा नहीं है। फिर अधिकारी जो है वो आपको चेक करेगा, चाहे आपका थंब से चेक करे या फिर आपसे कोई पहचान पत्र मांगे मांगे, जिस चीज़ से भी मांगेगा, लेकिन वो आपको चेक करेगा। जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक आप अकाउंट नहीं बना सकते। तो ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना है। जबकि पूरी दुनिया में अगर बात करें तो ये पूरी दुनिया में अगर बात करें तो पहला देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, और जो स्पेन है ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। प्रथम यूरोपीय देश जो 16 वर्ष से कम उम्र के लिए है। वैश्विक संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया मैंने आपको बता दिया। न्यूनतम आयु, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि जो बच्चे हैं ना वो ज़्यादा मात्रा में, मैं तो गांव घर में देखता हूँ कि भाई जो बच्चे हैं ना, उनको जो मम्मियाँ हैं वो मोबाइल थमा देते हैं और अपने चले जाते हैं खाना बनाने या कोई काम करना होता है तो उसके लिए चली जाती है। और ये बच्चा जो है वो मोबाइल देख देख के खूब मज़ा इसको आ रहा है, खूब मज़ा आता है, और मम्मी को भी मज़ा आता है काम करने में अपने। लेकिन बच्चा धीरे धीरे क्या है, इसका एडिक्टेड हो जाता है। और अगर आप मोबाइल ना दो तो वो बच्चा रोने लगता है, बहुत ज़्यादा जिद करने लगता है, वो खाना नहीं खाएगा, इस तरीके के उसके अंदर एक बेचैनी आ जाती है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए जो सरकार है ना, उसने ऐसा कदम उठाया कि भाई ये कहीं ना कहीं हमारी जो जनरेशन है उसके दिमागों से ये चीज़ें खेली जा रही है। यहाँ पे सॉफ्ट पोर्न परोसा जा रहा है, पोर्न वीडियो परोसा जा रहा है, ये सब चीज़ें क्या है, और यहाँ पे अफवाह फैलाई जा रही है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए ये नियम लाया गया है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज है, इन्होंने तो इसको क्या बोल दिया, डिजिटल वाइल्ड वेस्ट बोल दिया, कि मतलब बिना नियम का, ये क्या है, बिना नियम का ये इलाका है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है। तो इस टाइप का इसे बोलते हुए उन्होंने बोला कि यहाँ पे नियम होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे नियम नहीं है, लेकिन नियमों की कमी की वजह से क्या है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता गया है। ये कहाँ पे किया गया, तो ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ था ना, वहाँ पर इन्होंने घोषणा किया है। किसने, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने, ठीक है। जवाबदेही कौन होगा, नए नियमों के अनुसार जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं उनके जो अधिकारी है, एग्जीक्यूटिव है, वो प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली जो अवैध या हानिकारक सामग्री है उसके लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराए जाएंगे।
अगर हम बात करते हैं कि स्पेन के बारे में, तो स्पेन जो है ना जैतून तेल यानी कि जो ऑलिव ऑयल है उसका सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि जैतून तेल लगभग 40% पूरे विश्व का 40% अकेले उत्पादित करता है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये है स्पेन, ये पूरा क्या है स्पेन, स्पेन। ठीक है, स्पेन है ये। और स्पेन किससे लग रहा है, स्पेन फ्रांस से भी लग रहा है और पुर्तगाल से भी लग रहा है। ठीक है, लेकिन इधर नीचे देखेंगे तो मोरक्को से भी लग रहा है, यानी कि ये किससे कनेक्टेड है, ये अफ्रीका महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से। आप देखेंगे कि जो स्पेन है उसके साउथ में क्या है, मेडिटेरेनियन से है, और इसके बगल में क्या है, अटलांटिक ओशियन भी है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था, स्ट्रेट्स, स्ट्रेट्स इसका मतलब होता है जल डमरू मध्य। और जो जल डमरू, जल यहाँ पे लगा है ना, जल डमरू मध्य, तो जल जो होता है दो पानी वाली जो बॉडी होती है ना उसको क्या करता है, उसको जोड़ता है। ठीक है, पानी वाली बॉडी को जोड़ता है और जमीन वाली बॉडी को क्या करता है, अलग करता है। तो ये जो आपको स्पेन दिखाई दे रहा है, स्पेन और मोरक्को के बीच में एक क्या है, एक स्टेट्स है जल डमरू मध्य, उसका नाम क्या है, उसका नाम है जिब्राल्टर। क्या नाम है, जिब्राल्टर, जल डमरू मध्य। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ का स्पेन का जो है ना एक बुल फाइट्स बहुत ज़्यादा फेमस है। क्या फेमस है, बुल फाइट्स। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर हम रिवीजन की बात करते हैं तो रिवीजन में खेलो इंडिया मिशन है वो नए स्वरूप का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो प्राथमिक उद्देश्य था जो खेल का बुनियादी ढांचा है उसमें सुधार करना है, और जो कोच है उनको उनको प्रशिक्षित करना है, यानी कि ट्रेंड करना है। ये इसका मेन काम था। तटरक्षक अधिनियम द्वारा औपचारिक रूप से भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1978 में हुई थी। कब हुई थी, 1978 में। फरवरी 2026 में घोषित जो नई रामसर साइट है उसके बाद भारत में कुल रामसर साइट है कितनी संख्या होगी, तो आपको मालूम है कि दो और बढ़ी है, पहले 96 थे, दो और बढ़ गई, कितनी होगी, 98। पटना जो पक्षी अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ये 97 नंबर का है। जबकि छड़ जो है ये कहाँ पे है, ये गुजरात में, ये कौन से नंबर का है, ये 98 नंबर का। ठीक है, छारी डांट जो है वो 98 नंबर का। किस ऐतिहासिक मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मासिक धर्म स्वच्छता अभियान को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार, तो ये जो डॉक्टर जया ठाकुर थी उनके बनाम गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया है उसके खिलाफ ये चीज़ हुआ था, तो इसमें बता दिया गया कि जो मासिक धर्म है वो क्या होगा, मौलिक अधिकार होगा। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मैं इसको खोजता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ, फिर आपको बताने के लिए लेकर आता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप मेरी मेहनत को ही देख करके इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए।